अस्सलाम वालेकुम। पिछले टाइम हमने पढ़ा था फिर से राइटिंग को, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे जब भी सीएसएस के पेपर में आएगा। अब मेथड तो वही है सिंपली अगर हम बात करें, पर इसमें थोड़ी चेंजेस आएंगी। क्वेश्चन जब पढ़ेंगे उस स्टेप से लेकर हम थोड़ा चेंजिंग आएंगी। अब अगर वो फिर से वाला अगर आप मेथड देखें तो उसमें सबसे पहले क्या था, काउंट द वर्ड्स था। अब इसमें काउंट द वर्ड्स वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसमें अब वो 1/3 वाला फार्मूला तो है ही नहीं, तो यहाँ पे वो ऑप्शन ख़त्म हो गया। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आएगा आपका रीडिंग का, कि स्टेप नंबर 1 में आएगा कैजुअल रीडिंग का, कि आपने कैजुअल रीडिंग करनी है। कैजुअल रीडिंग का आपको शायद मतलब उधर ठीक से समझ नहीं आया था, तो इसको मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ कि आप कैजुअल रीडिंग होती क्या है। कैजुअल रीडिंग आप अज्यूम करेंगे, आप ये इमेजिन करेंगे कि आप जैसे कि कोई अखबार का जो ना कॉलम पढ़ रहे हैं। आप अखबार अक्सर पढ़ते हैं, आप जंग अखबार पढ़ते हैं, जहाँ कोई अपनी रीजनल लैंग्वेज की अखबार पढ़ते हैं, डॉन अखबार पढ़ते हैं, तो आराम से रिलैक्स करके अपने आप को पढ़ेंगे आप। मतलब फ़र्स्ट इम्प्रेशन आप पेपर को जो दे रहे हैं, पेपर भी खुद डर जाता है आपसे कि यार इतना कंफ्यूज हो के आप पढ़ोगे तो मैं कैसे आप मुझे सॉल्व करोगे, पेपर खुद गहरा होगा। तो आपने सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि कैजुअल रीडिंग आपने करनी है, वो रिलैक्स होकर ही करनी है। और क्या होती है कैजुअल रीडिंग? भाई कैजुअल रीडिंग होती है वन टाइम रीडिंग। आप ऐसे जब आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा तो आप आराम से पढ़ेंगे, जब तो आप ठीक से समझ पाएंगे कि भाई इसका सब्जेक्ट मैटर है, इसका जो टॉपिक है मेरे पैराग्राफ का, मेरे पैसेज का, वो है क्या, उसको समझना। क्योंकि हम रीडिंग कर क्यों रहे हैं, हम रीडिंग इसलिए कर रहे हैं हम समझ पाएँ पहले, तो बाद में बात आती है भाई सवाल क्या पूछा गया है, जवाब किस तरह देना है, वो बाद अब आगे आते हैं तो उस पर भी बात करते हैं। तो कैजुअल रीडिंग में आपने नॉट सीरियस होना है, सीरियस नहीं होना आपने। वहाँ पे आपने 2 मिनट लग जाएं कोई बात नहीं, आपको 5 मिनट लग जाएं, आप नॉन सीरियस होके कैजुअली आप उसको पढ़ें पैसेज को, ठीक है। और रीडिंग फॉर फन भी कहते हैं इसको। अब रीडिंग फॉर फन क्यों नाम दिया गया है इसको? इसलिए दिया गया है कि भाई इसको आप सीरियस मत लो, आप पहले ऐसे पढ़ो तो सही। आप जैसे घर में बैठ के अखबार पढ़ते हो, ऑफिस में बैठ के आप अखबार पढ़ते हो, उसको पहले इस तरह आराम से पढ़ो। आपके हाथ में पेपर आया, आप उसको आराम से पढ़ो, रीडिंग फॉर फन करो, ठीक है। अभी रीडिंग फॉर फन का मकसद क्या होता है? टू गेट द जनरल आइडिया ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। हम जब ओरिजिनल पैसेज का जनरल आइडिया को मालूम करना होता है हमने, तो हमने क्या करना होता है, हमने ऊपर से पढ़ना होता है, कैजुअली उसको पढ़ना होता है। तो इसका मकसद भी यही है कि आप उसको जब जनरल आइडिया लेना चाह रहे हो तो आप उसको कैजुअली पढ़ो। अखबार अक्सर हम किस तरह पढ़ते हैं, सारी अखबार पढ़ देते हैं, किस तरह ऊपर से पढ़ रहे होते हैं। कोई अच्छा लग रहा होता है तो फिर उसमें जा रहे होते हैं, भैया इसका टाइटल बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं, आगे थोड़ा पढ़ते हैं, तो फिर और इंटरेस्ट अगर होता है हमारा बढ़ता है उसमें, तो और हम उसको मज़ीद पढ़ते हैं। देखते हैं हम कॉलम भी इसी तरह पढ़ते हैं, ऐसे थोड़ी तो पहले ही आ जाता है तो फिर सीरियस हो जाते हैं, नहीं ऐसे नहीं। आप पहले उसको आराम से पढ़ेंगे, उसको मतलब कि उसके साथ उसको प्यार करें, उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप उसके साथ जाएं, समझ रहे हैं, उसके साथ रोमांस करें, गर्लफ्रेंड समझ के, तो ये आपको फिर ज़्यादा मज़ा देगा। क्यों? अब जनरल आइडिया देते हैं, ठीक है, प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये करते क्यों हैं? हम करते इसलिए कि ये साइकोलॉजिकल टेक्टिक है टू रिलीज़ प्रेशर। हमने साइकोलॉजिकली प्रेशर, नफ्सियाती तौर पे प्रेशर को हटाना होता है। आप यार ये देख लो, किसी भी बंदे के साथ, कोई भी बंदा आपको नया मिलता है, आप उसके साथ ऐसी जब भी मिलता है आप उसको पहले ही दोस्त बना लेते हो कि नहीं ना? पहले उससे बातें करते हो, पहले क्या नाम क्या है आपका, किधर रहते हो आप, क्या करते हो, आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ते हो। लड़कियों के साथ भी दोस्ती इस तरह करते हो ना आप, हाँ जी क्या करती हो आप, हाँ जी क्या नाम है आपका, अच्छा कहाँ पढ़ती हो आप, मतलब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हो आप। फिर आपको रिस्पांस मिलता है, मतलब रिस्पांस अब पैराग्राफ आप कॉम्प्रिहेंशन कैसे देगा भाई, आपको समझ आएगी, आपको रिस्पांस मिलेगा, वो कहेगा हाँ भाई मुझे समझो आप, तो फिर आप उसके साथ उसको समझने लगते हो, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हो, तो और सीरियस होने लगते हो। जिस तरह गर्लफ्रेंड आपके साथ सीरियस होती है,
मतलब वो आपको रिस्पांस देती हो तो आप ज़्यादा सीरियस होते हो, फिर आगे चल के आप नंबर मांगने लगते हो। मतलब इस तरह उसके साथ जो ना आगे बढ़ोगे पैसेज को अपनी गर्लफ्रेंड समझ के, तो भाई प्रेशर भी नहीं होगा, रिलीज आपको उसको समझ भी पाओगा, जनरल आइडिया भी मिल जाएगा ये किस तरह की लड़की है, ये किस तरह का पैसेज है। अब मैं लड़की के साथ इसलिए एसोसिएट कर रहा हूँ कि भाई आप ज़्यादातर इंटरेस्टेड होते हो ना, तो आप उसको अब सिंबॉलिकली उसके साथ रिलेट करोगे तो पैसेज के साथ भी आपको प्यार होने लगेगा। फिर प्यार होने लगेगा तो आप ठीक से उसको कर पाओगे और उसको बर्डन नहीं लोगे, प्रेशर नहीं लोगे। इसलिए मैं आपको उसके साथ एसोसिएट कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 2 क्या आता है? स्टेप नंबर 2 आपका आता है स्किमिंग। अब भाई स्किमिंग क्या है? भाई स्किमिंग आपने देखा होगा, जब भी हम दूध क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके ऊपर क्या आ जाती है? मलाई आ जाती है। वो मलाई क्या होती है? वो मलाई आपका समझो उसका जिस्ट होता है दूध का, समझ रहे हैं? इसी तरह वो मलाई उतारो तो ठीक है, वो उसका जो क्या होता है, क्रक्स आ जाता है आपके पास दूध का। तो इसी तरह जब हम स्किमिंग करते हैं किसी भी पैसेज का, तो हमने क्या करना होता है, हमने टाइटल को ढूंढना होता है, उसका टाइटल ढूंढना होता है। और ये क्या कितनी बार रीडिंग करें? 4 to 5 टाइम्स आपने उसको पैसेज को रीड करना होता है। 4 to 5 टाइम आप उसको रीड करेंगे तो आपको उसका टाइटल पता चल जाएगा। टाइटल पता चल गया, उसके बाद क्या करना है आपने? उसके बाद आपने लोकेट करना है, मतलब उसी में ही आता है लोकेट। क्या करना है भाई? टाइटल कंट्रोलिंग आइडिया। आप पैसेज में टाइटल को ही कंट्रोलिंग आइडिया कहते हैं ना, आप टाइटल को ही कंट्रोलिंग आइडिया कहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या उसके साथ साथ क्या करना है? फिर बाद में आपने करना है लोकेट सपोर्टिंग एविडेंसेस आर प्रूफ दैट सपोर्ट द टाइटल। जैसे ही आपको अंदाज़ा हो गया कि भाई पैसेज में ये आपका टाइटल है, टाइटल मतलब कंट्रोलिंग आइडिया, उसके फ़ौरन बाद अब क्योंकि 4 to 5 टाइम्स आप रीड कर रहे हैं, स्किमिंग कर रहे हैं, आपको टाइटल मिल गया, आप उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे सर? वेरीफाई कैसे करें? हमें वेरीफाई करना नहीं आता। भाई वेरीफाई ऐसे करोगे, आप देखोगे पैसेज को कि पैसेज में उसके सपोर्टिंग एविडेंसेस हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसे आइडियाज़ लिखे हुए हैं जो उस आपके जो टाइटल आपने ढूंढा उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमने कंट्रोलिंग आइडिया को क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है भाई कंट्रोलिंग आइडिया इज एन आइडिया ऑन विच होल पैराग्राफ इज रिटन। ऐसा ख्याल हो, ऐसा मरकज़ी ख्याल होगा जिसके ऊपर, जिस पे सारा पैराग्राफ लिखा जाएगा, उसी को ही तो हम कंट्रोलिंग आइडिया बोलते हैं। और उसी को सिंपलर वर्ड्स में हम टॉपिक सेंटेंस भी कहते हैं, समझ रहे हैं? उसी को ही तो हम महवर कहते हैं पैराग्राफ का। और वो महवर कैसे पता चलेगा? वो आपका टाइटल को कैसे पता चलेगा कि दुरुस्त है या गलत है? वो आपका पता चलेगा जब आप एविडेंसेस ढूंढोगे। अगर उसके इर्द गिर्द एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं तो क्या समझोगे कि आपने जो टाइटल ढूंढा है वो गलत ढूंढा है। अगर मिलते हैं तो सही ढूंढा है, अगर नहीं मिलते तो गलत ढूंढा है। फिर सर क्या करें? अगर गलत हो तो फिर दोबारा टाइटल ढूंढो भाई, फिर दोबारा ढूंढना पड़ेगा आपको टाइटल। मीन्स कि स्किमिंग आपकी जारी रहेगी जब तक आपको टाइटल मिल ना जाए। सर टाइटल कैसे मतलब कि पता चलेगा कि हम सही ढूंढे कि गलत? भाई इसका सिंपल है कि आप एविडेंस, टाइटल आपने कंफर्म लॉक कर दिया कि सर ये मेरा टाइटल है पैसेज का। उसके बाद एविडेंसेस ढूंढो, ऐसे आइडियाज़ ढूंढो जो कि जो आपका टाइटल है उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सर मैंने अक्सर देखा है, मुझे तो मिलते ही नहीं है जो ना सपोर्टिंग एविडेंसेस भाई। तो फिर भाई मतलब कि फिर और दिमाग लगाओगे तो फिर कोई और टाइटल होगा पैसेज में, वो मिल जाए, फिर उसके सपोर्टिंग आइडियाज़ ढूंढो। जैसे उस दिन हमने क्या ढूंढा, हमने 1971 वाला फिर से किया था ना, उसमें हमें क्या मिला था? कंट्रोलिंग आइडिया पहले ही जुमले में था। क्या कह रहा था भाई? कोर क्या था पोएट्री का? पोएट्री का कोर क्या था कि भाई पोएट्री का कोर आइडिया ये था कि पोएट्री किसके साथ, आम लोगों के साथ क्या करती है? डील करती है। जब हम नीचे आए तो दूसरे जुमले में उसने क्या किया? एंटीथीसिस दे दिया, उसके खिलाफ बात कर दी, समझ रहे? उसके खिलाफ बात कर दी। फिर नीचे आए तो फिर और उसने नई बात कर दी, पब्लिक थीम पोएट की बात अलग कर दी, उसने इंडिविजुअलिज्म को अलग लेके आया, पॉलिटिकल पोएट्री को अलग लेके आया। तो ये 2-3 बातें और उसने मजीद पोएट्री में कर दी। तो हमें ये आइडिया हो कि यार ये तो ज़्यादा बातें कर रहा है पोएट्री के बारे में, तो ये तो कोई इस तरह का कोई बन रहा है इसका थीम, कोई एस्पेक्ट या कोई एनालिसिस ऑफ पोएट्री या कोई डायमेंशन ऑफ पोएट्री, इस तरह का कोई थीम बन रहा है इसका। तो हमने आइडिया लगा दिया उधर से,
समझ रहे हैं सर? अगर हमें मसलन कि कोई कैंडिडेट कहता है सर हमें पहले जब हम पढ़ते हैं 4-5 बार स्किमिंग करते हैं, हमें टाइटल ढूंढना नहीं आता, तो हम क्या करें? फिर इस तरह आगे बढ़ जाए, कोशिश करो, आपको ढूंढो। अगर नहीं मिलता तो कोशिश, क्योंकि उसका अगर वो नहीं मिलता तो इसका मतलब है रीडिंग एक्यूरेसी आपकी लेकिंग कर रही। तो उसके लिए सर क्या करें? उसके लिए भाई ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। सर किसको पढ़े? उसी पैसेज को पढ़ें। एक पैसेज को ज़्यादा पढ़ो, आप 15 बार पढ़ो, ताकि आपकी रीडिंग एक्यूरेसी बेहतर हो जाए। बार बार उसको करो। एक बार फिर से किए, गलत किए, दोबारा करो, दोबारा भी गलत किए तो तीसरी बार करो, तीसरी बार गलत किए, चौथी बार करो उसी को। इस तरह आपको पता चल जाएगा बेहतर अंदाज में। सही, आपका ये हो गया स्टेप नंबर 2, फाइंड आउट टाइटल। 4 से 5 बार आप पढ़ोगे, लोकेट करोगे कंट्रोलिंग आइडिया पैसेज में कौन सा है। लोकेट करने के बाद आप क्या करोगे? आप सपोर्टिंग एविडेंसेस ढूंढोगे। ये था स्टेप नंबर 2 आपका। ये हो गया मिसाल के तौर पे। आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर 3 है इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है, जिसमें आपको सीरियस हो जाओगे आप। क्या हो जाओगे आप? सीरियस हो जाओगे, बिल्कुल आप संजीदा, और उधर अंदर फोकस चले जाओगे, आपका फोकस अंदर उस पैसेज में चला जाएगा, ठीक है, जो कि आपको डिटेल्ड और थारो रीडिंग भी हम कहते हैं इसको। भाई लफ्ज़ बाय लफ्ज़ पढ़ना है। कैसे? रीड वर्ड बाय वर्ड, रीड वर्ड बाय वर्ड को आपने फोकस करना है कि ये अल्फाज इधर क्यों लगा हुआ, इसकी क्या मीनिंग निकल रही है। रीड कॉम्प्रिहेंसिव, बिल्कुल आपने समझ बूझ के आपने एक एक चीज़ को पढ़ना है। रीड बिटवीन द लाइन्स, भाई उनमें कोई ऐसे ईडियम स्पेशल डिक्शन। रीड बिटवीन द लाइन्स का क्या मतलब होता है कि अल्फाजों के नीचे पीछे छुपी हुई मीनिंग्स को ढूंढना है आपने। अल्फाजों के पीछे छुपी हुई मीनिंग्स को ढूंढना है आपने, उसको एसेंस को पकड़ना है आपने। समझ रहे? तो इसीलिए आपने रीड बिटवीन द लाइन करना है। रीड इन टोटो और टोटलिटी, आपने मुकम्मल पैसेज को पढ़ना है, मुकम्मल पढ़ना है। उसकी वर्डिंग क्या, जो आपका क्या हुआ चॉइस, उसका सिंटैक्स, डिक्शन को ठीक से देखना है, और उसकी प्लेसमेंट और पोजीशन देखनी है हर एक अल्फाज की। हमने पढ़ा था ना भाई, एक एडवर्ब में हमने ये भी पढ़ा था कि एक अल्फाज को अगर जगह उसकी चेंज हो जाती है, उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है सेंटेंस की। तो उन सारी चीज़ों को आपने ख्याल रखना है। ये सारी आपकी ग्रामर आपने जो भी पढ़ी है अब तक, वो सारी यहाँ पे अप्लाई होगी। इंटेंसिव रीडिंग में आपने सारी अप्लाई करनी है, जो भी आपने ग्रामर पढ़ा हुआ है अभी तक। ये हो गया 3rd स्टेप। 4th स्टेप में क्या करना है? 4th स्टेप में आपका वही आ जाता है शिफ्टिंग वाला प्रोसेस। 4th स्टेप में वही वाला शिफ्टिंग वाला प्रोसेस आ जाएगा। शिफ्टिंग क्या होती है? सिलेक्शन होती है, या सेपरेट करेंगे आप इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को अनइम्पॉर्टेंट आइडियाज़ से। सही हो गया, शिफ्टिंग करेंगे आप। सर ये शिफ्ट करेंगे रेलेवेंट आइडियाज़ को इररेलेवेंट आइडियाज़ से। सर ये तो प्रोसेस वही है पिरसी वाला, हम तो कॉम्प्रिहेंशन के बारे में पढ़ रहे हैं। सर बिल्कुल सही बात है, हम कॉम्प्रिहेंशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये पिरसी वाला मेथड इधर भी अप्लाई हो रहा है। सर फिर इसका फ़ायदा क्या? हम कॉम्प्रिहेंशन तो अलग सवाल होता है, तो हम कॉम्प्रिहेंशन के लिए पिरसी वाला मेथड क्यों पढ़ रहे हैं? भाई देखो, कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज और पिरसी वाला पैसेज, उसमें फ़र्क इतना नहीं होता। एक फ़र्क होता है, उसमें सवालात दिए गए होते हैं, उसमें सवालात पिरसे में नहीं दिए गए होते। सही है। अब आप फार्मूला सेम लगाओगे, आगे चल के फार्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। क्यों सर, ये क्यों कर रहे हैं? भाई इसके लिए वजह है कि माजी में ऐसे पैसेजेस आए हैं, माजी में ऐसे पैसेजेस भी एग्जामिनर ने दिए हुए हैं CSS के, कि जिसमें उसने पूछा है टाइटल ऑफ द पैसेज। किस में सर? कॉम्प्रिहेंशन में। तो फिर इसलिए फार्मूला सेम लगा रहे हैं ना। ऐसे पैसेजेस में उसने सवाल दिया है। सब पहला सवाल आएगा, आपको करवाऊंगा मैं कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन में, काफ़ी ऐसे माजी में आए कि उसने पहला सवाल क्या दिया है? कॉम्प्रिहेंशन कह रहा है ऊपर पढ़ो, नीचे सवालात का जवाब दो। पहला सवाल दिया है, बताएं भाई ऊपर वाला पैसेज जो है उसका टाइटल क्या है? 5 मार्क्स उस पर लगा दिए उसने। टाइटल सही तो 5 मार्क्स ले जाओ कह रहा है। तो भाई फार्मूला लगाओगे तो भाई पता चलेगा, तो भाई 5 मार्क्स मिलेंगे उधर। फिर दूसरा सवाल आएगा, फिर उसमें सवालात में वो पैसेज में से निकल आएंगे। तो इसलिए हम इन चीज़ों को थारोली पढ़ रहे हैं कि हमने करना क्या है हर नौइयत के पैसेज को हम, ताकि डील कर पाएँ। स्टेप नंबर 5, भाई रीड अ क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन। भाई एक आप क्वेश्चन उठाओगे, या सारे आप पढ़ लो भी कोई बात नहीं, कोशिश करो एक आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसको अंडरस्टैंड करना है, आपने समझना है। उसको समझने के बाद आपका दूसरा स्टेप नंबर 6 आएगा। आपने क्वेश्चन को पढ़ा जी, समझ लिया, यहाँ तक प्रोसेस आपने करना है। ये सारा यहाँ तक
यहाँ सारा करना है आपने, जैसे पैसे में आपने रफ काम किया था ना ऐसे ही करना है, उसका फ़ायदा होगा ना आपको भाई। ये वो चीज़ें हैं जो कॉम्प्रिहेंशन आपने अपने अल्फाजों में सेम मीनिंग्स, पैसेज वाली मीनिंग्स को जवाब देना है। इसमें अपनी एडिशन भी कभी कभी की जा सकती है, इसमें आपको स्पेस होता है, पैसे में नहीं होता। सवाल को पढ़ें, सवाल को समझिए। सर पढ़ लिया, समझ लिया। लोकेट एन आंसर ऑफ ए क्वेश्चन, किसी भी एक सवाल का, या एक मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है इन पैसेज। भाई आपने सारे सवालों का पढ़ा, या एक सवाल पढ़ा, ए को पढ़ा, उसके बाद लोकेट करना है आपने, फिर जाना है ओरिजिनल पैसेज में, उधर अंडरलाइन कर देना है, ऊपर लिख देना है ए। क्वेश्चन 1 कर दें, 1 अगर 1 लिखा हुआ है तो 1, या ए करते हैं, जो आपको बेहतर लगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ढूंढ लिया आपने, एरो लगा दिया। इसी तरह दूसरे पे चले गए, तीसरे पे चले गए, आपने इसी तरह क्या किया, सारे क्वेश्चंस के आपने एरो लगा के अंडरलाइन करके लिख दिया कि भाई ये जवाबात हैं पैसेज में, जो कि सवालात के जवाबात हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको हो गया क्लियर, ये आपने कर लिया। सर स्टेप नंबर 7 भाई, रीड लोकेटेड आंसर 3 to 4 टाइम्स बिफोर राइट। 3 से 4 बार पढ़ो। क्या? 3 से 4 बार पढ़ो। किसको? जो आपने अंडरलाइन लोकेट किया था आंसर इन द पैसेज, आंसर जो पैसेज में आपने अंडरलाइन किया था, लोकेट किया था, उसको 3 से 4 बार पढ़ो लिखने से पहले। 3 से 4 बार पढ़ें। हाँ सर पढ़ो, ताकि क्लैरिटी आए आपको क्या सवाल कर रहा है, क्या सवाल कर रहा है। 20 वाला पेपर उठाएंगे आप, 2020 CSS 2020 वाला पेपर उठाएंगे, उसमें उसने सवालात दिए हैं, बताएं नेशनलिज्म क्या है, बताएं लिबरलिज्म क्या है, इस तरह के सवालात ही। और नीचे एक आधी डेफिनेशन उसने दी भी है, एक आधी डेफिनेशन नहीं भी दी है। समझ रहे हैं? कभी कभी ऐसे सवालात दे देता है जो पैसेज में होते ही नहीं है, जो पैसेज में होते ही नहीं है, वो अपने से लिखने पड़ेंगे आपको। वो कैसे सर लिखेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा जब हम प्रैक्टिस पे आएंगे ना, तो वो किस तरह करेंगे हम सवालात पर। फिलहाल तो जनरल फार्मूला आप उसको समझें कि भाई स्टेप नंबर 7 में आएंगे तो आप 3 से 4 बार जो आंसर है उसको लिखने से पहले रीड करें, पढ़ें, समझें उसको कि वो सही कह रहा है, सवाल जवाब जो है वो सवाल के मुताबिक है कि नहीं है, सही है। उसके बाद स्टेप नंबर आपका आता है 8, राइट लोकेटेड आंसर इन योर ओन वर्ड्स। अपने अल्फाजों में लोकेट जो आपने आंसर किया, अंडरलाइन किया था, उसको लिखें। अब सही है, लिखना आपने शुरू कर दिया, ये बात सर लिखना शुरू कर दिया, सही है। ये आपका पूरा एक फार्मूला मेथड है, इस प्रोसेस के साथ आपने कॉम्प्रिहेंशन को हल करना है। सर आगे सर सवालात। अब आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन आपका आता है जो आपका नंबर था 5। अब पीछे चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 5 आपका, क्वेश्चन जो 5 मैंने हमने क्वेश्चन को पढ़ा, स्टेप नंबर 5 को, तो हम क्वेश्चन को हमने पढ़ा। ठीक है, हमने अंडरस्टैंड किया क्वेश्चन को। सर उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं उनको समझना। अब आते हैं एक फंक्शनल वर्ड्स, WH वर्ड्स आते हैं आपके, और तीसरा आपका आता है ये वाट, विच, वाई एंड हाउ, इस तरह के सवाल आते हैं। फंक्शनल वर्ड्स क्या आते हैं सर? फंक्शनल वर्ड्स आपके जो इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, शल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर्ट, नीड, डेयर, इस तरह के आपके जो सवालात आते हैं उनको आपने देखना है। इस तरह के सवालात जो आते हैं, और उमूमन ये सवालात जो है ना आपके, इनके इस तरह के सवालात वो थोड़ा क्या करें, द आंसर्स आर यूजुअली लेंदी। उनके जवाबात क्या होते हैं? लेंदी होते हैं, थोड़ा ज़्यादा लंबा कर लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे कि कैसे कह रहा है, आर यू रेडी फॉर CSS 2026? कह रहा है भाई क्या आप तैयार हो CSS 2026 के लिए? यस सर वी आर रेडी। अब यहाँ तक रुकना नहीं है तो सर हाँ रेडी है, तैयार है, फुल स्टॉप लगा दे, नहीं, बच्चों वाला सब पेपर नहीं है। यस सर वी आर रेडी। ठीक, आगे बताना है कैसे रेडी हो आप भाई। यस सर वी आर रेडी बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स, वी आर वर्किंग ऑन द कंपोजिशन पेपर, एसे पेपर एंड अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एज वेल। मतलब बताना है आपने कैसे आप तैयार हो,
ठीक है, हम वी हैव कवर्ड दिस एंड दैट कि इतने सब्जेक्ट हमने कवर किए हैं, इतने बाकी मतलब रहते हैं, ये हमारी प्रैक्टिस चल रही है, हम पिरसी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम कॉम्प्रिहेंशन पे प्रैक्टिस करेंगे, अब हम ऐसे पे आएंगे इंशाल्लाह जल्दी, हमारे जो है ना बाकी ऑप्शनल रहते हैं थोड़े बहुत, हम वो करेंगे। तो बस हम तैयार हैं इंशाल्लाह 2026 के लिए, हम इंशाल्लाह बैठेंगे। सारा आपने रीज़न बताना है हाउ यू आर रेडी, नीचे आपने बताना है, रीज़न बताना है, ठीक से बताना है उसका कि कैसे तैयार हो आप। तो इसका जवाब थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना यस सर वी आर रेडी फुल स्टॉप, नहीं, आगे बताना है कैसे रेडी हो। अगर नो करते हो, नो वी आर नॉट रेडी, तो फिर कैसे सर नो वी आर नॉट रेडी बिकॉज वी स्टिल हैवेंट कवर्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, वी स्टिल हैवेंट प्रैक्टिस्ड मोर पिरसी पैसेजेस। ठीक है, मतलब इस तरह आपने बताना है कि भाई आपने क्या क्या आपकी चीज़ें रहती हैं जो आप तैयार नहीं हो। सर स्टिल वी आर अनक्लियर अबाउट सम सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, सही है, वी आर अनक्लियर, वी हैवंट प्रैक्टिस अराउंड 50 एसेज, या जो भी आप कहना चाहते हो कि हमने प्रैक्टिस जो ना अभी उतनी नहीं की, हमें लगता है वी आर नॉट श्योर दैट वी आर रेडी, कि हमें टाइम लगेगा, हम आगे चल के बता सकते हैं, अभी हम बताने हम कंफ्यूज सिचुएशन में अभी। मतलब जो भी आप कहना चाहते हो, नो है तो आप बताओगे नो का रीज़न क्या है, ऐसे नहीं करोगे नो सर वी आर नॉट रेडी फुल स्टॉप, नहीं, बताओगे नो में भी रीज़न दोगे, नो है तो नो क्यों है, तैयार नहीं हो तो क्यों तैयार नहीं हो। सर नो इसलिए है क्योंकि अब कपड़े धोने पड़ते हैं, काम बहुत होता है दिन को, पढ़ाई के लिए टाइम कम मिलता है, तो कपड़ों वाला बंदा कोई मिल नहीं रहा मिसाल के तौर पे सही है सर, इसीलिए हमें जो है ना वो तो टाइम कम मिल रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि अब कपड़ों वाला मसला हल हो जाए तो हम टाइम निकाल लेंगे, तो हम तैयार भी हो जाएंगे फिर। पर फिलहाल नो इसलिए क्योंकि कपड़े धोने पड़ते हैं हमें तो अच्छा इस तरह की मतलब नो का रीज़न देना पड़ेगा, मतलब मैं तो ये मजाक कर रहा हूँ, मतलब रीज़न देना पड़ेगा आपको, नो का रीज़न देना पड़ेगा भाई, नो क्यों हो, नो रीज़न, येस है तो क्यों येस है, नो है तो क्यों नो है, इस तरह। डू यू एग्री, अब किसी सवाल में ये कह सकता है कि भाई फ़लाँ जो है ना हमने लिबरलिज्म की डेफिनेशन दी है या नेशनलिज्म की डेफिनेशन दी है, ये डेफिनेशन हमने दी है, क्या आप उसके साथ एग्री करते हो, मिसाल इस तरह सवाल देता है, क्या आप ऊपर वाली जो पैसेज में हमने फ़लानी डेफिनेशन दी है, क्या उसके साथ आप एग्री करते हो, ये सवाल भी पूछ सकता है। फिर आप बताओगे, फिर कैसे बताओगे आप, जब आपने ये सारा प्रोसेस किया होगा तो आप बताओगे भाई कि वो अगर दुरुस्त है, ऐसे दिए हैं उसने पैसेजेस, अगर वो डेफिनेशन दुरुस्त है, कभी कभी गलत दे देता है जानबूझ के, टेस्ट करता है ना, आपको कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट करता है, आपका समझ आपकी टेस्ट करेगा, उसका इम्तिहान है समझ का, कॉम्प्रिहेंशन का, वो गलत देगा जानबूझ के, किसमें पैसेज में, जहाँ ऐसा देगा आधी सही होगी आधी गलत होगी, और आपसे पूछेगा बताओ वो सही है, आप एग्री करते हो, आप एग्री करते हो कि ये मैंने जो दिया है बात की है ऊपर वाली पैसेज में, तो आप उसके साथ एग्री करते हो कि मैंने सही दी है कि गलत दी है, बताओ आप। अगर करते हो येस तो दलील दो, आर्गूमेंट दो, अगर नो करते हो तो बताओ क्यों नो करते हो आप, समझ रहे हो, ये सारा प्रोसेस आपका दलीलों पे जाएगा, ऊपर पढ़ोगे पैसेज को, पता वो अगर दुरुस्त हो आपको लगेगी तो आप बताओगे सर आपने जो बात की है ऊपर वाली वो सही दी है, फिर आप कहोगे सही तो दी है, ऐसे नहीं कि सही दी है बात ख़त्म, फिर बताओगे कैसे आपने सही दी है, सर आपने ये जो बात की है ये इससे मिलती है, इसलिए आपकी बात सही है, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, ये दलील है उसके लिए। अगर आपको लगता है नहीं सही बात नहीं की उसने, तो आप कहोगे नहीं सर आपकी जो ऊपर वाली बात है वो सही नहीं है, आई डोंट एग्री, ठीक है, आई डोंट एग्री द डेफिनेशन दैट यू हैव मेंशन इन द पैसेज, ओरिजिनल पैसेज, ठीक है, आई डोंट एग्री, ठीक है, फिर रीज़न बताओगे, ठीक है, बिकॉज ये इसमें ये लूप होल्स हैं, ठीक है, ये डेफिनेशन इस तरह नहीं इस तरह हो सकती थी, फिर आप सही बताओगे उसको, उसने अगर सही बात नहीं की है तो उसको आप सही बताओगे। अगर वो कहता है कि भाई सोशलाइजेशन की डेफिनेशन मैंने ऊपर दी है, क्या आप एग्री करते हो, सर आप कहते हो सर नहीं मैं एग्री नहीं करता, आपने गलत डेफिनेशन दी, सोशलाइजेशन को इस तरह डिफाइन करते हैं सोशोलॉजी में, ये उसकी जो है पैरामीटर्स हैं, ये इस तरह बेहतर है, आप वाला जो है वो मैं उससे एग्री नहीं करता, तो आप उसको गलत वाले को रिजेक्ट करोगे, पर सही दोगे अपनी सही डेफिनेशन भी दोगे, तभी जाके वो जवाब मुकम्मल होगा। समझ रहे, ये सवाल की टेक्निक्स को समझें, कभी कभी ऐसे आपको पैसेजेस देगा जो आप हैरान रह जाओगे, ऊपर गलत बात करेगा नीचे पूछेगा एग्री करते हो,
ऊपर सही करेगा, नीचे कहेगा एग्री करते हो नहीं करते हो, करते हो तो बताओ क्यों करते हो, नहीं करते हो क्यों बताओ, क्यों नहीं करते हो। फिर कहेगा दोनों तरफ के आर्गूमेंट दो मुझे, ऐसी बात कर देगा ऊपर कंट्रावर्शियल। फिर कहेगा दोनों तरफ के बताओ मुझे, इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान आते हैं, एक बात को छोड़ देगा वो, इस तरह के सवाल दे देगा। 5 मार्क्स का सवाल है भाई, इधर आपकी एलोकेशन का 1-1 मार्क पे आपका क्या होता है, फाइट होती है। तो ये बात को आपने जहन में रखना है। दूसरे WH वर्ड्स होते हैं, क्या WH वर्ड्स होते हैं, जैसे कि वाट। वाट क्या जाहिर करता है, वाट का हमेशा जवाब क्या आता है भाई, पर्सन आएगा या थिंग आएगा, कोई भी इंसान आएगा या कोई भी चीज़ आएगी। विच का जवाब भी आपका पर्सन या कोई थिंग आएगा। हु का जवाब पर्सन आएगा, हु इज़ देयर, हु आर यू, इस तरह। वेन का हमेशा जवाब टाइम आएगा। वेयर का हमेशा जवाब प्लेस आएगा। हुज का हमेशा जवाब पर्सन आएगा। होम का भी पर्सन आएगा। वाई का रीज़न आएगा, ठीक है। हाउ का मैनर आएगा। हाउ मच का आपका नंबर आएगा, सॉरी हाउ मैनी का नंबर आएगा। हाउ मच का आपका क्वांटिटी आएगा, मिकदार आएगा। ये सारे आपके क्या हैं, WH वर्ड्स हैं, जिनके जवाबात आपके डायमेंशन, उनकी एस्पेक्ट उनका फिक्स है। समझ रहे हैं, ये यहाँ तक क्लियर है? हाँ क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है वाट, विच, वाई एंड हाउ। इनके आंसर भी यूजुअली क्या होते हैं, लेंदी होते हैं। इनके आंसर भी यूजुअली लेंदी होती है, क्योंकि वही बात रिपीट हो जाती है ना। ये बस वाज़े तौर पे डायरेक्ट पूछता है, बताओ ये इस तरह क्यों है, ये बताओ कि भाई बताओ कि ट्रंप जो ना दुनिया भर में टैरिफ्स क्यों लगा रहा है, रीजंस दो, मतलब पूछ रहे रीजंस दो। समझ रहे हो, बताओ कि ट्रंप डील्स कैसे कर रहा है, टैरिफ लगा के कर रहा है सर, प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल कर रहा है। समझ रहे हो, प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल कर रहा है, टैरिफ लगा के कर रहा है। समझ रहे हो, अगली अपनी पार्टी को, दूसरी पार्टी को क्या कर रहा है, नीचे दिखा, कमज़ोर पोजीशन लेके फिर आके टेबल टॉक्स की बात कर रहा है। मतलब रीज़न बताओगे, सही है भाई। वाट, वाई, विच, इस तरह के जो है आपके सवाल, जिस सवाल में लगे होंगे, क्या कौन से वाट, विच, वाई एंड हाउ, ये अक्सर इनके जवाबात क्या होंगे, लेंदी होंगे। लेंदी सर कितने होंगे भाई, ये नहीं बता सकता मैं, ये तो पैसेज बताएगा ना। पैसेज दे दे 2 सफ़ों का तो मैं किधर जाऊँ फिर, तो वो फिर लंबा हो जाएगा। पैसेज दे दे अगर 50 अल्फाज का, तो वो एग्जामिनर की मर्जी है, उसमें किस तरह पूछता है सवालात, वो पैसेज पे डिपेंड करता है। वो हम पैसेज पढ़ेंगे जब, तो उन पे ज़्यादा डिपेंड करता है। इसी तरह आपके रीडिंग स्किल्स की बात करें हम, तो रीडिंग स्किल्स में कुछ आपकी टेक्निक्स हैं, जैसे कि स्कैनिंग। आपका स्कैनिंग कैसे होती है सर आपका टारगेट देखें स्कैनिंग का, क्विक टारगेट करें, ठीक है, उसको जितना जल्दी। स्कैनिंग सर, स्कैनिंग का मतलब है आप ऊपर से क्या करो, ऊपर से आप जो ना, ऊपर से नहीं, स्कैनिंग का वो होता है स्कैमिंग, ठीक है, ऊपर से पढ़ते हो। स्कैनिंग का होता है आप पूरा पढ़ते हो, ठीक है, ये स्कैमिंग का उलट है। स्कैन करते हो ना कोई चीज़, सर वो जा रहा था, मैंने उसको देखा कि वो किसी लड़की को स्कैन कर रहा था। इसका क्या मतलब है भाई, मतलब इसका मतलब है वो इतना बुरी नज़र से उसको देख रहा था कि उसको नीचे से पाँव से लेकर सर तक देख रहा था। स्कैनिंग इसको कहते हैं। मतलब छोड़ नहीं है उसकी, कोई चीज़ छोड़ी नहीं उसकी। ऐसे लड़के भी होते हैं ना, तो वो बात है स्कैनिंग। तो आप कहने का मतलब है कि स्कैनिंग, आप कोई भी चीज़ स्कैन करते हो तो सारी हूबहू आ जाती है, ठीक है। उसका टारगेट देखें, उसको क्विक करें, ठीक है, उसको टारगेट टाइम फ्रेम के अंदर कोशिश करें। भाई हर पैसेज में फैक्ट्स होते हैं, डेट्स होते हैं, प्लेसेस तकरीबन यूज़ हुए होते हैं डिपेंडिंग ऑन द पैसेज के। उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे, कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। नेगेटिव थीम होता है अक्सर, ठीक है, नेगेटिव थीम्स कौन से हैं, पॉजिटिव थीम्स भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पैसेज। ये मतलब कि आपके तो ज़हन नशीन करवा रहे हैं कि रीडिंग स्किल्स हैं, ये आप ढूंढेंगे जब पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे पैसेज आपको। स्कीमिंग में टाइटल मिल जाता है आपको, जैसे हमने पिरसे में पढ़ा, इसमें भी पढ़ा। स्कीमिंग करेंगे तो ऊपर से हम क्या करेंगे, टाइटल को ढूंढ लेंगे। रेफरेंसिंग में क्या होता है, आपकी ग्रामेटिकल चीज़ें होती हैं, ये पता है, एक ऊपर से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। वोकेबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, ये बड़ा काम का नीचे आता है। फिर कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी होते हैं अक्सर पैसेज में, जो आखिरी जुमला होता है ना, पहला जुमला और आखिरी जुमला, अक्सर
एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, काफ़ी सारे ऐसे पैसेजेस हैं जो कि इसके अलावा भी हो सकती है, मैं अक्सर देखेंगे वो बड़ी काम की होती है, पहले वाले सेंटेंसेस और लास्ट वाले रिमार्क्स। कभी कभी लास्ट एक सेंटेंस ना आपका पूरे पैसेज की मीनिंग बदल देता है कि ये फलां 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 चीज़ें ये हम उधर गए उधर गए उधर गए उधर गए, ये किया, फिर लास्ट में आके कहा ये सारा ख्वाब था। मतलब मैं अगर कहूँ यार मैं अमेरिका गया, बरतानिया गया, कनाडा गया, रशिया, यार मुझे लेनिन से मिलना था, या पुतिन से मिलना था, ट्रंप से हाथ मिलाया, सब कुछ किया यार, रात वाला ख्वाब कमाल का था। तो आखिरी जुमले में क्या गया, अरे यार इतनी ये छोड़ रहा था, ये वाकई हमें लगा कि ये मिल के आया है कोई। तो आखिर जुमले में क्या कहा, यार रात वाला ख्वाब कमाल। ख्वाब की बात कर रहा था, असल में ड्रीम आया था रात को कि इन लीडर से मैं जाके मिला। तो आखिरी वाला जुमला उड़ा दिया सारी बात को, ये बात। तो अक्सर इसलिए कहें रीड इन टोटो, कभी कभी आखिरी जुमला आपके सारे पैसेज की मीनिंग बदल देता है। ऐसा जुमला आएगा, ऐसा पैसेज आएगा, मैंने पढ़ा हुआ है ऐसा पैसेज, वो आपको बता नहीं रहा, उसका थीम भी मुझे याद है। वो आप जब पढ़ोगे ना, वो आप जब करोगे उस पर, जब हम करेंगे काम, तो एक जुमला आखिरी वाला ना ऊपर वाली मीनिंग सारी बदल देगा, इस तरह की। इसीलिए आगे बढ़ते हैं। समराइजिंग जो है ना, आप उसको कभी कभी पैसेज में समराइजिंग की चीज़ें भी आ जाती हैं, चीज़ें को समराइज़ कर रहा होता है, इंसर्शन कर रहा होता है, ठीक है। इंसर्ट सेंटेंस इन पैराग्राफ। अब सेंटेंस क्या करें, पैराग्राफ में कोशिश करें, पैराग्राफ में सेंटेंस को आप उनको इंसर्ट करें। कैसे इंसर्ट करें सर पैराग्राफ में? अब भाई देखो, जब आप सवाल का जवाब दोगे ना, कोशिश करो कि आपके सेंटेंसेस कोहेरेंट हो, लॉजिकल हो, मीनिंग। अब लॉजिक हमने पढ़ा था, लॉजिक जो है ना, कोहेरेंस को दो तरह के आपके कोहेरेंसेस होते हैं। कौन से? लॉजिकल कोहेरेंस होता है, एक आपका वर्बल कोहेरेंस होता है। तो इसमें दोनों चीज़ें आपकी आएंगी। इसी तरह अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वोकेबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। अब भाई वोकेबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? भाई देखें, एक अल्फाज को मुख्तलिफ अंदाज में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको याद है रन को मैंने इस्तेमाल किस तरह किया था, पोइटिक आइडियामेटिक सेंस में। हालांकि आप क्या कहते हैं, वी रन फास्ट, और ये इस तरह इस्तेमाल किया था बच्चों की तरह, पर रन को हमने किस तरह इस्तेमाल किया था, देखा ना। एक छोटे और सिंपल अल्फाज को आप इस तरह इस्तेमाल करो कि लगे कि यार ये बंदा ना, इसकी अंग्रेज़ी जो है ना वो इसको कमांड है, तभी जाके पता चलेगा ना कि भाई CSS जो है ना कैंडिडेट ये है असल तो एग्जामिनर को। तो अब देखें, ब्रेव पीपल आर गुड फॉर पुलिस। बहादुर लोग ना पुलिस के लिए अच्छे होते हैं। ब्रेव पीपल आर गुड फॉर पुलिस, बहादुर लोग पुलिस के लिए अच्छे होते हैं, या ऐसे के फोर्सेस के लिए भी अच्छे हैं। सारे पुलिस के लिए तो होते हैं, जो भी फोर्सेस है ना हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उनमें बहादुर लोगों को पसंद किया जाता है, क्योंकि वो जान का नजराना देने के लिए तैयार होते हैं। बहादुर, ब्रेव लगा हुआ यहाँ पे ब्रेव देखेंगे, पीपल ब्रेव हीट, यहाँ पे क्या है, बर्दाश्त। ब्रेव का मतलब यहाँ है बर्दाश्त। यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे काम किया ब्रेव ने, ये तो आपको अब अंदाज़ा हो जाना चाहिए ना, ग्रामर हमने इतना पढ़ा है। एडजेक्टिव के तौर पे काम किया। यहाँ पे ब्रेव ने क्या काम किया है, वर्ब की तरह। देखो, कभी आपने वर्ब की तरह इस्तेमाल ब्रेव को नहीं किया होगा, कभी नहीं किया होगा, मुझे गारंटी है मेरी, है ना। तो यहाँ पे वर्ब की तरह, ब्रेव वर्ब की तरह इस्तेमाल हो गया। भाई पीपल ब्रेव हीट, भाई लोग क्या करते हैं, गर्मी को बर्दाश्त कर रहे हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं गर्मी को बर्दाश्त। वी आर आल्सो ब्रेविंग हीट, ठीक है, वी ब्रेव हीट, हम बर्दाश्त कर रहे हैं हीट को। ब्रेव पीपल ब्रेव हीट ब्रेवली, 3 बार ब्रेव को। ब्रेव पीपल मतलब बहादुर लोग, एडजेक्टिव। ब्रेव वर्ब की तरह, बर्दाश्त करते हैं ब्रेवली, बहादुरी से। समझिए, ये इस तरह अल्फाज आप यूज़ कर सकते हैं। एक अल्फाज को 1 बार 2 बार 3 बार इस्तेमाल किया इसने, मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ अंदाज़ों में। पीपल ब्रेव आउटरेजेस, पीपल क्या करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। क्या आपकी आउटरेजेस मतलब कि गुस्सा, आउटरेजेस मतलब गुस्सा, लोग गुस्से को बर्दाश्त करते हैं। समझे, जहाँ गुस्सा भी हो सकता है, इसका और भी मीनिंग हो सकता है। आउटरेजेस, बिजली की भी आउटरेज हो जाए, छोटे कि आप बर्डन बढ़ गया, लोड बढ़ गया, उसको भी आउटरेज कह सकते हैं, गुस्से को भी कह सकते हैं, ठीक है। अनोइंग भी कह सकते हैं इसको, गुस्सा अनोइंग, यहाँ आप क्या कह सकते हो, इस तरह की मीनिंग आ रही है नेगेटिव। PM डेलिब्रेट्स टू लॉन्च स्कीम फॉर यूथ। भाई यहाँ पे डेलिब्रेट की क्या मीनिंग है बताओ? आपने सुना है ना भाई, वो जानबूझ के, वो ही डेलिब्रेटली वॉक्स अराउंड द
फलां पर्सन ना, सी ही डेलिबरेटली वॉक्स अराउंड द जना कायदतम मोहम्मद अली जना लाइब्रेरी सो दैट ही मे सी समबॉडी, हाँ, मिसाल के तौर पे। तो क्या डेलिबरेट्स क्या है भाई, डेलिबरेट वहाँ पे तो होगी मीनिंग आपकी चेंज, कि भाई जानबूझ के उधर घूमता है ताकि वो उसको वो नज़र आ जाए, वो आई तो नहीं नज़र पर, वो घूमता रहता है। पर यहाँ पे क्या है, पीएम डेलिबरेट्स टू लॉन्च स्कीम फॉर यूथ। यहाँ पे डेलिबरेट का मतलब है थिंक करना, मल ओवर करना, सोचना, पॉन्डर ओवर करना। तो यहाँ पे आपकी डेलिबरेट का मतलब है मल ओवर, पॉन्डर, पॉन्डर ओवर, समझे। थिंकिंग, कोजिटेट करना, ये मीनिंग आ रही है इसकी। ओवरहालिंग ऑफ सिस्टम इज द नीड ऑफ द ओवर। ओवरहालिंग क्या होता है भाई, ओवरहालिंग का मतलब है पूरा सिस्टम, माना पूरी सिस्टम को बदल देना, पूरे निज़ाम को बदल देना। ओवरहाल, वहाँ पे सिस्टम की तब्दीली को ओवरहाल करते हैं। कोई भी अगर आपकी बाइक ख़राब हो जाती है और आप उसको वो जो छोटी मोटी ख़राबी है वो ठीक करवाते हो, तो मतलब उसको ओवरऑल इस्तेमाल नहीं कर, आप सारी बाइक के सारा इंजन चेंज करवा देते हो, सारे ब्रेकर्स ये वो सारा ढांचा चेंज कर देते हो, ओवरहाल कर दिया। इस तरह गाड़ी का भी, कार का भी करवा सकते हो। ओवरहालिंग में सारा ढांचा, इंजन आगे पीछे सारा चेंज कर दिया, ओवरहाल कर दी। अगर उसका थोड़ी बहुत ख़राबी हो गई और वो चेंज किया तो वो ओवरहालिंग नहीं है, ठीक है। ओवरहालिंग होगी मतलब सारा सिस्टम को चेंज करना। आगे चलें, स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। स्किल्स ऑफ लैंग्वेज पे आए तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और नोट टेकिंग स्किल है। कितने? 5। अब इसमें पैसिव और एक्टिव की बात आती है। कैसे? लिसनिंग स्किल क्या है भाई, लिसनिंग स्किल में आपके कान सुन रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, और उसके साथ माइंड एक्टिवली क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, रिसेप्टिव होता है, तो कॉम्प्रीहेंड करता है। फिर बाद में क्या है, पैसिव स्किल है ये, पैसिव। सही है, आप सोए हुए भी सुन रहे होते हैं कभी कभी। आजकल तो ये ऑनलाइन जो सिस्टम चला गया है एजुकेशन का पूरा, तो ये तो तकरीबन लेक्चर्स आप देखेंगे ना, जो आपके जो बच्चे होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो सोए हुए लेक्चर ले रहे होते हैं, बिस्तरों में सोए हुए, तो सो के भी अब क्या करें, लेक्चर ले रहे हैं। पैसिव है ना, लिसनिंग है, सुनना है बस यार। स्पीकिंग स्किल क्या है, माइंड और माउथ का कनेक्शन होता है। माइंड और माउथ का क्या कनेक्शन होता है, आप बोल रहे होते हो, ठीक है, बोलने के साथ साथ आपका माइंड भी एक्टिव होता है, दोनों का कनेक्शन होता है, आपने दोनों को कनेक्ट कर, ये एक्टिव स्किल है आपका। इससे सबसे ज़्यादा बंदा सीखता है, किससे? बोलने से। बोलना एक्टिव स्किल है, ठीक है, सीखता इससे, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं कहेंगे, पर ये भी माना लर्निंग के हिसाब से बात कर। लिसनिंग से स्पीकिंग वाला ज़्यादा चीज़ों को सीख रहा होता है। रीडिंग स्किल बाय आईज़ और माइंड का कनेक्शन होता है, आँखों और दिमाग का कनेक्शन होता है, ठीक है, जो कि कॉम्प्रीहेंड कर रहा होता है। और ये पैसिव स्किल है। क्या है? पैसिव स्किल है। इसके आप रीडिंग कर रहे होते, समझ आ रही है नहीं आ रही, कोई पता नहीं। जैसे कि पैसे में आपको मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि आपकी रीडिंग जो है ना वो पैसिव में चली, अभी ये एक्टिव माइंड एक्टिवेट नहीं हुआ उस तरह का। राइटिंग स्किल्स, राइटिंग बाय माइंड और हैंड का कनेक्शन, ये खतरनाक है, ये बड़ी पावरफुल है। ये जिसने काम कर लिया ना, माइंड और हैंड का कनेक्शन, भाई ये बड़ी एक्टिव, इसमें सबसे ज़्यादा मतलब एक्टिव स्किल है ये आपका। अगर आपको राइटिंग पे आ गई ना कमांड, आपको अगर ये नशा चढ़ गया लिखने का, तो फिर आप वही आप जैसा बंदा कोई नहीं बन सकता, वही बनेगा जो वो आपको जैसा काम करेगा। राइटिंग स्किल सबसे ज़्यादा इसमें सीखता है बंदा। बोलने में भी इतना नहीं सीखा, बोलने में सीखता है, पर किससे? रीडिंग और लिसनिंग से ज़्यादा बोलने में सीखता है। पर उसके बाद मतलब उसके ऊपर अगर आए तो राइटिंग से सबसे ज़्यादा सीखता है बंदा। ऐसे राइटिंग क्यों रखा गया है सीएसएस में? इससे बंदा क्या बनता है? इससे बंदा एग्जैक्ट मैन बनता है। सर फ्रांसिस बेकन ने कहा था ना कि भाई राइटिंग आपको एग्जैक्ट बनाती है। कैसे एग्जैक्ट? एग्जैक्ट का क्या मतलब है यहाँ पे? परफेक्ट। और बोलने से क्या बनता है बंदा? बोलने से बंदा रेडी बनता है, तैयार होता है बंदा। और लिखने से बंदा परफेक्ट बनता है। हालांकि परफेक्शन तो होती नहीं है सच, पर इतना वो तैयार हो जाता है कि परफेक्शन के आसपास ही बन जाता है। राइटिंग वो चीज़ है। नोट टेकिंग स्किल, भाई नोट टेकिंग ज़बरदस्त स्किल है।
कहीं भी आप कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, क्लास में जा रहे हो, पढ़ रहे हो, नोट टेकिंग लाजमी करें। उससे आपको जितना फ़ायदा हो 6 माह में आपकी कामयाबी का आपके कदम चूमेगी अगर आपने नोट टेकिंग को आदत बना ली। कैसे सर? भाई लेक्चर सुने, जो सुना समझ आ रही है सुना, ये लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। ये अगर आपने आदत बना ली, आप जैसा बंदा खतरनाक कोई बन नहीं सकता। जॉट डाउन करें, राइट करें, राइट करने के बाद आप घर जाएं, उनको पढ़ें। चीज़ें बस वही है, वो सारा कुछ वही है। जो भी आप सुने लेक्चर पढ़ें क्लास में, लिखते जाएं, घर जाकर उनको रिवाइज करें, बस। इससे ज़्यादा कोई काम हो ही नहीं सकता। किताबें भी आपको आप जो ना आपका कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो आपकी चीज़ है ना नोट टेकिंग, क्योंकि आप देखें ना नोट टेकिंग में आप कर क्या रहे हैं, सुन रहे हैं, रिसेप्टिव जो पैसिव है, फिर उसको उसके क्या कर रहे हैं, रेस्पॉन्स में लिख रहे हैं, जो कि मोस्ट पावरफुल है। वो उन्हीं लिखी हुई अपनी लिखा जो है तहरीर को फिर घर जाके अगर पढ़ें, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ये आपकी जो है ना ये आपके स्किल्स ऑफ लैंग्वेज है, किस तरह आप लैंग्वेज को सीखते हो। आज का हमारा लेक्चर था कॉम्प्रिहेंशन पे, और हम अभी जो ना आप करेंगे कॉम्प्रिहेंशन के सवालात पढ़ेंगे, उनको जिस तरह मैंने आपको समझाया उसी तरह आप अटेम्प्ट करेंगे, फिर मैं आपको चेक करके बताऊंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी।